नमस्कार, मैं रजनी प्रभा मुजफ्फरपुर बिहार से रचना दर्शन मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। साहित्य वार्ता रचना दर्शन मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शैलजा रोला साक्षात्कार की अगली कड़ी में आप सबके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ, एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनका व्यक्तित्व एक सशक्त और तेजस्वी महिला के रूप में भारत में ही नहीं विश्व भर में जाना जाता है। एलोपेशिया नामक बीमारी से ग्रसित भारत की पहली मॉडल महिला के रूप में जानी मानी हस्ती किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। उससे पहले उनके जीवन वृत्त पे एक क्लिप। अब आप जान गए होंगे कि हमारे ये विशिष्ट अतिथि कौन है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे मिलते हैं। केतकी जानी जी। नमस्ते शैलजा जी। नमस्ते केतकी जी। साहित्य वार्ता रचना दर्शन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। आभार आभार। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरे द्वारा आज की भेंट वार्ता को प्रारूप दिया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपके जैसी सशक्त व्यक्तित्व से मिलकर मन बहुत आह्लादित है। आपसे आज हमारी बहुत सारी बातें निकलेंगी जो हमारे दर्शकों तक पहुंचेंगी और समाज को एक नई दिशा देगी। तो हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा पहला एक छोटा सा क्वेश्चन है, अपने विषय में कुछ दर्शकों को पहले बताइए आप। एक्चुअली अपने विषय में बताना जब भी आता है तब मुझे थोड़ा ऐसा हेजिटेशन होता है, बट नथिंग। एक ही बात है कि मैं एक एलोपेशिया सर्वाइवर हूँ। जनरली एलोपेशिया मतलब टकला होना, बाल नहीं होना, जो आम समाज में हंसने का सब्जेक्ट है, आम समाज में मस्करी का सब्जेक्ट है, और उसमें भी एक स्त्री के बाल नहीं होना, वो तो जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है, वैसे वाली बात है। मैं उस डिसऑर्डर से गुजर चुकी हूँ, और आज वो ही यानी जिस वजह से मैं कमजोर हुई थी, जिस वजह से मुझे लग रहा था मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, आज मैं उसी वजह से जिंदा हूँ, और उसी वजह से इतने सारे लोगों के समक्ष में जा पाई हूँ। और डॉक्टर शैलजा जैसे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं सिर्फ एलोपेशिया की वजह से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में हम लोग सभी कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज हमें उससे अवगत कराएं। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 डॉग्स। वैसे देखा जाए तो 2 डॉग्स और 2 बच्चे होकर 4 बच्चे हैं। मैंने आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में प्लीज आप हाँ। अपने हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, इस प्रश्न का जवाब एक्चुअली ये है कि एलोपेशिया जैसा डिसऑर्डर जब होता है ना, तब परिवार में होते हुए भी आप अकेले होते हो जी। उस लड़ाई में आपके साथ कोई नहीं होता है। जी। जैसे कि
मेरे घर में था तो मेरे हस्बैंड को और सबको लगता था कि वीक पहनो और बात खत्म करो। यानी क्योंकि ये बात जो है वो छुपाने वाली बात हम मानते हैं कि एक लेडीज को बिना बाल के बाहर ले जाना या मेरा खुद का बाहर जाना, बहुत लोग ऐसा मुझे ऐसा होना बैड लक के साथ जोड़ते थे। तो यानी मेरा जो पर्सनल लड़ाई था उससे मेरे परिवार को कोई लेना देना नहीं था उस वक्त, और वो किसी भी एलोपेशियन के साथ होता है। ओके, लेकिन वो जो डिप्रेशन मेरा था उस टाइम में किसी ने भी वो ट्राई नहीं किया था कि वो समझे मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। सच बात ये है। और आज सब सपोर्टिव है, आज सब मेरे साथ है, सब लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे, सब है। लेकिन जो वो फेज था, उस फेज में मुझे अकेले लड़ना पड़ा था। और सच बात तो यही है कि हम अकेले पैदा होते हैं, अकेले मरना होता है। एक्चुअली कोई भी संबंध जो है वो सिर्फ नाम के संबंध होते हैं, मरना तो हमें अकेले ही है, पैदा भी अकेले होना है। तो हमारी लड़ाई जो है वो लड़ाई भी हमें अकेले लड़नी पड़ती है। और जो एलोपेशिया के साथ जो जंग लड़ा है वो मैंने अकेले लड़ा। और वो शायद वो बोलते हैं ना कि मेरे हिस्से में अगर युद्ध है तो कृष्ण भी होंगे। उन्होंने ही मुझे गाइडलाइन किया और मुझे ओवरकम करवाया इन सब से, मैं ऐसा मानती हूँ। मेरे हिस्से का महाभारत था जो उसमें कृष्ण ने मुझे साथ दिया, और ये लड़ाई एलोपेशिया के साथ थी, उसमें सभी फेस से मुझे उभार लिया उन्होंने। बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आपने ये लड़ाई लड़ी है। आपकी बातों से ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और सच्ची बात है कि जब जरूरत होती है सच में कोई साथ नहीं होता है, वो खुद की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ती है। और आपने बखूबी इस किरदार को निभाया है। मैं जैसा आपके विषय में थोड़ा बहुत जानती हूँ कि साहित्य में भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है, तो साहित्य के प्रति लगाव कब और कैसे आपके अंदर जन्म लिया? आप इस पे प्रकाश डालिए, थोड़ा बताइए हमें। एक्चुअली साहित्य के प्रति यानी मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है। और जी। सच बात ये कि जब मेरा सही पढ़ने का उम्र था तब मुझे पढ़ने से रोका जाए वैसा मेरे, और उस वजह से हम ऐसा बोलते हैं ना, जिस चीज के लिए ना होता है उस चीज के प्रति हम आकर्षित होते हैं। तो मेरे जो घरेलू जो वातावरण था वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स से प्रभावित था। और मुझे आपने अग्निजा पढ़ेंगे या कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा चाइल्डहुड जो है, तो जो जी। मेरा बचपन, जब जब तक मैं मेरी मम्मी के मायके में थी, बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम था मेरा। लेकिन उसके बाद जब मैं आई मेरे मम्मी के ससुराल में, तो मेरी जिंदगी का वो ऐसा फेज था, वो बचपन जो मैं एक आम बचपन, जनरली लोगों को बचपन की जो यादें होती है वो आह्लादित करती है, खुश करती है। मुझे वो यादें कभी खुश नहीं करती है क्योंकि मैंने वैसा बचपन जिया है। तो इसीलिए मुझे पढ़ने के प्रति ज्यादा से ज्यादा जैसा विरोध होता गया मेरा, घर काम की वजह से, क्योंकि घर काम में डिस्टर्बेंस होता था इसीलिए मुझे नहीं पढ़ना था, ऐसा वातावरण घर का हो चुका था। तो इसीलिए मुझे मेरा विद्रोही मन जो था ना, वो अपने आप, मैं एक छोटा सा चीज भी देखती थी ना 10 बार पढ़ने लगती थी, ऐसा यानी मेंटली मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और फिर उसी दौरान में मैं पढ़ती गई और मैंने इतनी सारे नवल कथाओं से शुरुआत किया था मैंने, मुझे अभी भी याद है। और फिर तो जीवन में आगे बढ़ते-बढ़ते मैंने गुजराती साहित्य में तो एमए हुआ मेरा, मेरा शादी के बाद एमए का जो था वो एक्सटर्नल मैंने किया। लेकिन मैंने हिंदी में भी वो सेवक तक होता है ना, विनीत सेवक, वहां तक के एग्जाम्स पास की हिंदी साहित्य में भी। बहुत अच्छे। तो साहित्य एक्चुअली क्या है कि वो हमारे मन का जो
भार होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिखती हूँ ना, तो मैं व्यक्त जब हो जाती हूँ ना, तो मेरा अंदर का हृदय का वो जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। ऐसा बिल्कुल, ऐसा मुझे हमेशा बिल्कुल महसूस। सही, बिल्कुल यस, सही और कहा आपने। यस, अ, कहते ही हैं कि वियोगी होगा पहला कवि। तो जब मन यस, में बातें आती है और यस, अगर वो किसी भी रूप में व्यक्त हो जाती है तो मन हल्का हो जाता है। यस, और यस, यस। सही है कि आपने अपने मन के भावों को लेखनी द्वारा व्यक्त किया। मैंने आपका एक फोटो देखा, उसमें ओके, लिखा था आई एम अवेयर, आई एम रेयर। बिल्कुल मैं तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। यस, 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 यस। नहीं, एक्चुअली क्या है देखिए, शैलजा जी, डॉक्टर शैलजा जी, एक्चुअली देखिए हम इट्स चीज, कोई भी चीज होती है ना हमारे पास, तो हम ऐसा चाहते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए कि किसी और के पास ना हो। हम ऐसी ऐसी नायाब चीजें हमें चाहिए, घर हो, गाड़ियां हो, कुछ कपड़े हो, वो सब। और वैसे ही कुदरत में भी ऐसा होता है जो नायाब होता है, और वो हम लोग हैं। अलग अलग जो जिसके पास जो कुछ कमी के साथ जी रहा है वो एक्चुअली नायाब है। तो हम क्या करते हैं, सामान्य जो चीज वस्तु है उसको प्यार करते हैं, लेकिन जो कुदरत ने नायाब बना है या है उसको नफरत करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो बोलते हैं ना लाखों में एक, तो हम लोग लाखों में एक है, हमारे जैसा कोई नहीं। दैट बिल्कुल। इज वाई, दैट इज वाई आई एम रेयर, आई एम ओके, अवेयर। यस, बहुत अच्छी बात है कि आपने लिखा है आई एम अवेयर, आई एम यस, रेयर। हर इंसान यस, का एक अपना अलग व्यक्तित्व होता है, अपनी पहचान होती है। और आपने सही में अपनी एक इतनी विषम परिस्थितियों से गुजरकर भी एक अपनी पहचान बनाई है। तभी तो आज एलोपेसिया मॉडल के रूप में आप जानी जाती हैं। मैं थोड़ा बहुत आपके विषय में पढ़ा है। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? आप उस पे थोड़ा बताएंगे? जीवन का मूल मंत्र देखा जाए तो मुझे, मैं आज ये पहले नहीं मानती थी, लेकिन आज मैं मानती थी कि जब तक मौत ना आए तब तक नहीं मरना। बहुत और अच्छी बात। और जो भी हम जी रहे हैं ना, किसी से नहीं डरना। हमारे आसपास के लोग जो होते हैं ना, वो ऐसा चाहते हैं कि हमें अंडर कंट्रोल करें, अपनी बातों से, अपनी अभिव्यक्तियों से। लेकिन एक बात है कि डरना तो सिर्फ कुदरत से डरना, कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, ताकि हम अपने आप को जब मिरर में देखें ना, तब अब हम अपने आप का सामना कर पाए वैसा जीवन जीना। और रही बात तो कुछ कमियों की जीवन में रहता है, जैसे कि मेरे बाल नहीं, वो मेरी एक कमी किसी को लगता है, मुझे वो खूबी लगता है। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपके साथ है कि भी आपके पास कुछ नहीं है, तो कुछ कमियां भी रहने दो जीवन में, खुद को खुदा थोड़ी ना बनाना है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम इंसान है, तो हम इंसानियत रख के जिंदा रहे, वही मेरा मूल मंत्र है। और सच सच अगर मैं सच हूँ तो मुझे पता है मैं सच हूँ। फिर मेरे आजू बाजू वाले लोग अगर मुझे कोई झूठ की वजह से अगर उसमें मुझे खींचना चाहे, तो मुझे अपने आप को बचाने का पूरा हक है। दैट्स बहुत ऑल। ही खूबसूरत बातें आपकी है। और जीवन का सही में मूल मंत्र वही है, मैं जो हूँ उसे मुझे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना यस, है। यस, हर यस, इंसान में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। यस, तो हम जैसे हैं वैसे हैं। यस। मुझे ऐसा लगता है कि जब एलोपेशिया की बीमारी का आपको पता चला हम्म, होगा, वो हम्म। शुरुआत का दिन आपका कैसा था? शायद आपके इन अनुभव से हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा। बिल्कुल। शैलजा जी, एक्चुअली क्या होता है, जब एलोपेशिया की शुरुआत होती है ना, जी। तो
एक छोटे से, मुझे जब शुरुआत हुआ था एक यहाँ के हिस्से में, ऐसे ही मैं बैठी थी एक दिन ऑफिस में और मैंने पीछे ऐसे, मुझे इचिंग जैसा, खुजली जैसा हुआ। इतनी सी जगह में बाल नहीं थे, सिर्फ इतनी सी जगह। और उस दिन से लेके कम से कम 5 साल तक मैं एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जिसमें मैंने कुछ दवाई ना खाई हो, दवाई लगाई ना हो, लोगों से मैं डरी ना हुई। क्योंकि क्या होता है जब आपको एलोपेशिया का, मुझे सिर्फ 8 महीने के समय में मेरे थोड़े-थोड़े बाल करके पूरे 8 महीने के ही समय में मेरे पूरे बाल चले गए। मैं कंप्लीटली बाल्ड हो चुकी थी, जबकि मेरे बहुत अच्छे घ गाढ़ बाल हुआ करते थे, उस टाइम में जब मेरे बाल थे तब। जी तो ये जो, जैसा कि कैसा मलेरिया या कुछ होता है तो हमें ठंड लगती है और बुखार आता है, वैसे जब आपको एलोपेशिया होता है तो सबसे पहले आपको डिप्रेशन आता है, आप डरने जी लगते हो। मैं खुद से ही डरने लगती थी, मैं खुद को मिरर में देख नहीं पाती थी। मुझे इतना डर लगने लगा था मिरर से कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मिरर तोड़ दूं क्या, या मिरर सब दुनिया के गायब कर दूं। जब रात होता था तो मुझे ऐसा लगता था इस रात की सुबह ना हो कभी। यानी मैं धीरे-धीरे डिप्रेशन की गिरफ्त में बाथरूम में जाती थी और मेरे सर के ऊपर पानी अगर डाल दिया भूल से तो पूरा बाथरूम बालों से भर जाता था। और उस टाइम ऐसा लगता था कि वो बाल ना जैसे साँप है और मुझे डस लेंगे। वो अनुभूति है ना, वो और एक प्रकार की वो बाल चले जाने का जो प्रक्रिया है ना, वो ऐसी होती है ना कि जब आपके पास बाल नहीं होते, धीरे-धीरे मेरे आईब्रोज, आईलैशेस सब, तो हमें ऐसा लगता है ना जैसे कि शर्म आती है। वो शर्म ऐसी होती है कि जैसे हम कपड़े नहीं पहने और कैसा शर्म आता है ना, हमें नेकेड रहेंगे तो। बस उस टाइप का वो शर्म होता है। और उसको लोगों तक पहुँचाने का जो काम था, वो सदियों से होने के बावजूद हुआ ही नहीं। जब मेरे हिस्से में वो आया तब मैंने भी उस टाइम बहुत मुश्किल था। मैं ऐसा अगर आपको बोल दूँ कि नहीं मैं आसानी से उन सब से बाहर पड़ी हूँ तो मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने बहुत बहुत मेंटल स्ट्रगल किया है उस पूरे दौर से गुजरने के लिए। और वो स्ट्रगल के बाद मैं ये सोच तक पहुँची और मुझे लगता है शायद उस टाइम जो लास्ट मोमेंट में जब मैं सुसाइड का लास्ट उसमें थी, उस टाइम में अगर मैं पढ़ी लिख, यानी मैं जो आप साहित्य का जो बात आप करते हो ना, वो जी साहित्य मुझे लगता है कि वो सब जो पढ़ने का आदत मुझे उस वक़्त काम में आया था। जी कि जैसे ही मैंने मेरे बच्चों का सोचा तुरंत ही आगे की पॉजिटिविटी, वो जो मेरे माइंड की जो रिचनेस थी, यानी कि विचारों की श्रीमंताई जो बोलते हैं ना, विचारों में जो था वो सब रिफ्लेक्ट एक के बाद एक होता गया और मैं पॉजिटिव नेगेटिविटी के एकदम कदम चूमते-चूमते मैं बाहर निकल गई। वो साहित्य का भी उसमें हाथ है क्योंकि मैं जो पढ़ी थी वो सब मैं अननोइंगली वहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगी। और फिर मुझे पता चला कि जिस चीज़ से मैं इतना डर रही थी, उस चीज़ को फेस करना कितना आसान था, वो मुझे 5 साल के बाद पता चला। जब मैं इतने, बहुत जी यस, नहीं, सही बात है। ये आपका जो बहुत ही कड़वा अनुभव रहा है, मैं यस। समझ और सकती हूँ। जैसे आम बात होती है ना कि वो जो दुश्वारियाँ, जो दुःख, जो कठिनाइयाँ जी और जो बोलते हैं ना जीवन में पीड़ादायी वेदना जो होती है, आप सबने शायद वो किताबों में पढ़ा है और बहुत साहित्यकारों ने लिखा है, लेकिन मैंने वो जिया है। जी वो वो मैंने खुद जिया है, इसीलिए मैं अगर कुछ भी लिखती हूँ, उसकी इफ़ेक्ट इसीलिए होती है, क्योंकि मैंने मैंने जो जिया हुआ है, वो मैं अंदर लाती हूँ, जी इसीलिए वो अपील करती है। वो आपको अपील की हो और अभी-अभी रिसेंटली अग्निजा का 5 लाख लोगों ने उसको पढ़ा है। उसके कितने सारे पॉज़िटिव वो सब आया है। मेरी जो फ़ेसबुक की वो जो है इनबॉक्स, वो भरा पड़ा रहता है कितनी सारी बातों से कि मैं जी एक ज़रिया बन गई हूँ किसी का मन का बोझ हल्का करने के लिए। जी वो उस वजह से, क्योंकि मैं, मेरा जो सच्चे अनुभव है वो मैंने आप लोगों को बताया है।
जी बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के आपने अपने जीवन के इस पहलू को पहलू में डूबते हुए भी उबर के आगे बढ़ी हैं और किनारे पे आके आज इतना मजबूती के साथ एक शख्सियत के रूप में अपना नाम बनाई हैं। इस रियली आपके सामने मैं नतमस्तक हूँ। और ये जो सब कुदरत कुदरत ने निमित्त बनाया है बिल्कुल मुझे। बिल्कुल मैं आपके सामने ईश्वर का ही देन है। और यस, सबसे बड़ी बात क्या है केतकी जी, आपका तो नाम इतना खूबसूरत है कि केतकी के फूल, केतकी के अगर पौधे के बगल से आप गुजर जाएं तो उसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू आपको सम्मोहित कर देती है। आज आप भी मुझे सम्मोहित करती जा रही हैं, मैं आपको थैंक यू। चुपचाप सुन रही हूँ। इस कड़वे अनुभव से आप ऐसी कौन सी प्रेरणा आपको मिली जिससे आप इससे बाहर निकल के आज आप एक स्तंभ के रूप में दुनिया के सामने खड़ी हैं? वो अनुभव अगर बोला जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी हम संजोग बोल सकते हैं कि मेरे मातृत्व ने ही मुझे उस टाइम उभारा था। ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और साथ माँ का जो स्वरूप है, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि वो जो लास्ट मोमेंट था उसमें मैं मेरे बच्चों का सोचती नहीं तो मैं नहीं होती अभी। और सच में आज मुझे लगता है अगर मैं उस टाइम कुछ कर जाती तो सिर्फ मेरे बच्चों को ही फर्क पड़ने वाला था, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बिल्कुल है ना। बाकी सब तो अपने लाइफ में सेटल हो जाते थे, लेकिन मेरे बच्चे ही शायद बोल सकते थे कि अभी मेरी माँ नहीं है। और वो उनके पास वजह क्या होती कि मेरी मम्मी के ऐसा प्रॉब्लम हुआ इसीलिए वो, तो वो जो बात थी ना, वो मैं उस मोमेंट में मैंने सोची कि मैं ऐसी वजह देकर नहीं जा सकती कि माँ जो है वो बच्चों को मरते दम तक याद होती है, रहती है। और मैं उनके लिए वो याद छोड़ना नहीं चाहती थी कि मेरी माँ ने इस वजह से ये किया। आज मैं उनके सामने एज अ एग्जाम्पल हूँ कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें हिम्मत हार के जिंदगी खत्म करने जैसे कदम पर नहीं जाना चाहिए। तो ये अनुभव यही था मेरा, मेरे बच्चों के लिए मैं जी गई। और फिर बाद में धीरे-धीरे ये पूरा जो था वो मेरे साथ होने वाला अनुभव, वो एक मुहिम में बदल गया। मैं तो अकेले ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, आप जैसे लोग मिलते गए और कारवां बनता वाह वाह, गया। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम अकेले ही चले थे इस जहां में, जी, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। यस, और सही बात है, आपके बच्चे और दैविक शक्ति आपकी यस, प्रेरणा के स्रोत थे, जिसके यस, कारण आज आप हम सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। जी, आपके जीवन के यथार्थता का वर्णित सजीव वर्णन अग्निजा में लिखा गया है, जिसे प्रफुल्ल शाह जी ने लिखा है। और अग्निजा में आपके जीवन के एक एक पल, एक एक पहलुओं को बहुत नजदीकी से उभारा गया है। तो और ये भी मैंने देखा है कि किसी वेबसाइट ने उसके 3 वीक पहले आपके अग्निजा के पेज को उन्होंने वेबसाइट पे डाला है, और एक दिन में 6 लाख उसके फॉलोअर थे और पाठक थे। तो अग्निजा लिखने की प्रेरणा आपने प्रफुल्ल शाह जी को दी है। इस तरह से आप अपनी तरह के लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? इस तरह की औरतों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं औरतों को तो यही कहना चाहती हूँ कि ये जो वुमन एम्पावरमेंट एंड सो कॉल्ड ये जो नारीवादी का जो एक मुहिम XYZ जो बातें हैं, एक्चुअली वो हमसे शुरू होता है।
ये कोई एक किसी एक से होने वाली बात नहीं है। मेरी जिंदगी है, मुझे ही खुद को तय करना पड़ेगा कि मुझे वो जिंदगी कैसे जीनी है। अगर मैं किसी के एक औरत को जब से पैदा होती है तब से एक अनवांटेड हमारे समाज में एक ऐसा ही वेलकम मिलता है अनवांटेड का, क्योंकि कोई भी नहीं चाहे, सबको लड़के चाहिए होते हैं। लड़कियां आए तो वो इतना उसको यानी वो जन्म से लेके जब तक मरती है तब तक वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती करती रहती है। ओके, और उस संघर्ष में अगर वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले तो सब लोग उसको जैसे जिसे बोलते हैं ना यूज एंड थ्रो, वैसे ही यूज करते हैं। तो इसीलिए अपना स्टैंड लेना, और अगर आपके साथ सत्य है तो किसी से नहीं डरना। मैं मेरी जिंदगी में इतना ही लोगों का, और खास करके औरतों को, कि उबाल इतना भी ना हो कि खून सूख कर उड़ जाए, उबाल इतना भी ना हो कि खून सूख कर उड़ जाए, और धैर्य इतना भी ना हो कि खून जम जाए तो खोल ना सके। बहुत ओके, अच्छे। ये बात। चलिए, आपकी दो दो लाइन सुन के तो मन खुश हो गया। क्या आप अपनी कोई स्वरचित कविता आज हमारे मंच पर सुनाना चाहेंगी? मैंने स्वरचित एक्चुअली कविताएं लिखी है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने फेसबुक में शेयर की है। मैं फेसबुक में जो जो लिखती हूँ वो सब जी 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 मेरा खुद का लिखा हुआ रहता है। जो फेसबुक का मेरा एलोपेशिया अवेयरनेस सीरीज है वो पूरा का पूरा, और मैंने जी जी कविताएं भी लिखी है, लेकिन और ऐसी दो दो लाइन्स भी बहुत लिखी है, लेकिन मुझे एट दिस मोमेंट याद नहीं आ रही। कोई बात नहीं। केतकी जी, इतना ये सिलसिला चलता रहे और आपसे बात करती रहूं, आपके विषय में जानती रहूं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ हूँ। इस सबसे परे एक बात और आपके विषय में जानना चाहूंगी कि आप महाराष्ट्र राज्य पठ्य पुस्तक मंडल में विशेष अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तो आप अपने, एक तरफ आप अपने बच्चों की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ एलोपेशिया की बात कर रही हैं। उस मानसिक विषमता से उबर कर आज यहाँ पर आप खड़ी हैं, और साथ साथ आपका एक अलग रूप भी है जहाँ आप विशेष अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। तो आप अपने ऑफिशियल जो आपका एक जिंदगी है, एक जीवन है, उसके विषय में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल में मैं विशेष अधिकारी के रूप में गुजराती विषय के लिए कार्यरत हूँ। और जी जो साहित्य मेरा काम ही है टेक्स्ट बुक बनाना, यानी जो टेक्स्ट बुक बच्चे पढ़ते हैं जी उसमें हमारा एक कमिटी होता है, मैं एज अ कोऑर्डिनेटर वो संयोजन करती हूँ। और वही इसीलिए मैं साहित्य से इतनी ओतप्रोत हूँ। साहित्य में मेरा लाइफ ही उसकी यानी जिस चीज के लिए मैं तरसती थी बचपन में, कुदरत ने वो चीज आज मुझे मेरी झोली में डाल दी है कि लो तुम पढ़ते जाओ। मेरा जॉब प्रोफाइल ही वही है कि मैं पढ़ूंगी तो ही मैं कुछ उसमें कर पाऊंगी। जी बोलते हैं ना, इसी को कुदरत की दया बोलते हैं, गॉड्स ग्रेस। तो और मुझे एक बात ये भी, आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं इतनी सक्षम स्ट्रॉन्ग जो हूँ उसमें मेरी जॉब का, जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, उसका 100% योगदान है। वो कहूंगी तो मैं गलत नहीं। अगर वो नहीं होती जॉब मेरे पास तो शायद आज ये केतकी जानी भी नहीं होती। तो मैं वाह, इस मंच के माध्यम से मेरे कार्यक्षेत्र को नमन करती हूँ कि उसकी वजह से मैं आज ये मेरा एलोपेशिया का जंग और मेरा पर्सनल जंग जीत पाई हूँ, वो उसकी वजह से। यस। बहुत खूब। आपने अपने जीवन के हर पृष्ठ को हमारे सामने खोल के रख दिया है। नमन है आपको।
और एक बात और है, आप बहुत अच्छा बता रहे थे, साहित्य सच में सृजन जो है, साहित्य सृजन वो एक जीवंत धारणा होती है, जीवंतता होती है, और कलम तो तलवार से भी बड़ा होता है। यस तो यस ये साहित्य से जो प्रेम करते हैं वो हमेशा अपने पथ पर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। ये आपने साबित कर दिया। थोड़ा मैं आपको ग्लैमर की दुनिया में ले चलती हूँ। आपने बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती हैं, जी आपके बहुत सारी पिक्स में आपके वो ग्लैमर रूप, जहाँ पे आपके बालों का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। कौन कहता है कि बिना बाल के कोई खूबसूरत नहीं लगता? मैं तो कहती हूँ कि खूबसूरती हमारे समक्ष प्रस्तुत है, कोई देख ले केतकी जानी को। और आपने एक जगह और लिखा है, सुंदरता बालों से नहीं आत्मा से होती है। तो ये सच है, आपकी आत्मा इतनी खूबसूरत है कि आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, मन से, बातों से और देखने में भी। तो आपके ग्लैमर की दुनिया के विषय में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं इन सब से उभर गई, और मैं रेगुलर, जब मैंने तय किया कि अब की बार की जो लाइफ होगी वो मेरी, माय लाइफ माय रूल्स, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, वैसा जब मैंने तय किया तब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि लोग ऐसा बोलते थे, देख बेचारी, यानी उनको ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी पर बेचारी होकर कोने में पड़ी रहूंगी, और वो लोग मुझ पर दया खाकर वो लोग मुझको रख रहे हैं, मुझको चला रहे हैं, वैसे वो लोग जिंदगी जिएंगे। वो लोगों को ऐसा संतोष लेना था कि बेचारी बन के मैं पड़ी रहूं और वो लोग ऐसा मुझे रखेंगे। ओके। वो क्यों? तो बाद में पता चला कि उनको लगता था अब ये खूबसूरत नहीं रही है, अब ऐसी ऐसी लग रही है, इसको कौन देखेगा। ओके। कोई और बोलते थे कि इसको अंधेरे में देखकर भी, देखा तो भी कोई डर जाएगा। अभी कैसी अभी पड़ी है ना, बहुत वो करती थी ना, देखो कुदरत ने कैसा सजा दिया है। मेरे ही लोग बात करते थे मेरे पीठ बिल्कुल। पे। ऐसा ऐसा बात है, कितनी बदनसीब है, कैसा हो गया है ये, वो कैसी हो गई है। तो मुझे लगा कि मुझे अभी ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो ये इनके मन में है ना, ये बेचारी है, ये वो अच्छी खूबसूरत नहीं रही है, तो अभी उसके सब अभिमान उतर जाएगा। अभिमान का और खूबसूरती का ये जो वो जो पैमाना बना के रखा हुआ है सोसाइटी ने, मुझे लगा अगर उसको तोड़ना है तो मुझे उस जगह जाना चाहिए जहाँ आम औरतें मानती है कि रैंप वॉक यानी बहुत खूबसूरत लड़कियां, मॉडलिंग यानी बहुत जो खूबसूरत लगते हैं वो लोग जाते हैं। तो मैंने वो पसंद किया, और वो पसंदगी में भी शुरू शुरू में तो मेरे ही लोग मुझे बोलते थे कि वो लोग तो तुमको इसलिए एनकरेज कर रहे हैं कि जैसे पिक्चर में जॉकर होता है ना, लोगों को हंसाने के लिए, ओह माय गॉड। इसीलिए तुमको वो लोग, हाँ, लोग तुम पर दया खाकर तुमको ले रहे हैं, तुम पर हंसने के लिए। वैसे मेरे ही लोग बोलते थे ऐसा। लेकिन फिर मैं उस बातों से मैं रुकी नहीं, मैं आगे कदम, क्योंकि वो सब जो बातें आती थी मुझ पर, वो टॉन सब समझ के मैंने वो सीढ़ी बनाकर उससे ओवरकम करने का काम किया। फिर मैंने एक के बाद रुकी नहीं, मैं मिसिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिसिस इंडिया सीज इंडिया, मिसिस पुणे इंटरनेशनल, फिर मिसिस पुणे सीज इंडिया वाला जो दिल्ली में हुआ, वहां पर से मुझे उन लोगों ने मिसिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट किया। और वाओ। यस, और वो फिलीपींस में जब हुआ था, 63 देशों के लोग आए थे वहां पर। जो एक होता है संबोधन, वहां उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे शब्द यूज किए थे, वो शब्द अभी तक मेरे कानों में होते हैं कि समाज चाहे आपको दया या बेचारा बनाकर, या आपको जुठला कर, या आपको नीचा करके, जितना भी आपको कोना दिया, लेकिन आपने वो कोने को एक सूर्य की भांति फाड़ दिया है, और आज हम आपको इसी वजह से मिसिस यूनिवर्स कॉन्फिडेंट दे रहे हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको हमारे पूरे रचना दर्शन मंच की तरफ से कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने है
जो सच में एक प्रेरणा बन के एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश दे रही है पूरे समाज को कि कभी भी शारीरिक कोई भी कमी को बहुत ज्यादा उस पर ध्यान न देके आगे बढ़ने की और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहो जब तक आपका जीवन है, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और ये बहुत खूबसूरत है। यस, आपकी सारी पिक्स अभी हमने देखी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, है ना। और एक बात और जानना चाहूंगी, आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ है हमारे खान पान से, जैसा भी हो। तो जब किसी को भी होता है वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाएं आ गई हैं जिससे कुछ लोगों का क्योर भी हुआ है। तो आप इस तरह के पेशेंट जो रेयर बीमारियां हैं और हो जाती हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसे कैसे हमें आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल। एक्चुअली आप जब मुझे एलोपेशिया हुआ था तो आप मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसा ही समझते थे कि इसको कैंसर हुआ। सभी अच्छा, लोगों ने ऐसे बात फैला ही दी थी मेरे बारे में कि इसको वो कैंसर है, बस। जी जी जी, जी, बाल ना होना और कैंसर, हाँ जी वो दोनों को ऐसा मिक्स कर दिया गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर के अलावा बाल जाए वैसा हो ही नहीं सकता। यानी इतना अवेयरनेस कम है हमारी सोसाइटी में एलोपेशिया के लिए। जी और जी मैं जी तो ऐसा ही कहना चाहूंगी, आपको कुदरत ने अगर कैंसर के लिए भी चुना है ना, तो आप हिम्मत नहीं हारना कभी। ये जिंदगी का जंग है ना, आखिरी दिन तक लड़ना। कैंसर है तो भी क्या हो गया, ओके। जैसा मेरा एलोपेशिया है तो क्या हो गया, बाल ही तो नहीं है। अगर बिल्कुल। कैंसर भी मुझे अगर चुनता है भविष्य में, तो मैं उसके लिए भी अफसोस नहीं करूंगी। तो मैं जो मेरे, आप मानोगे नहीं, काउंसलिंग में जो आते हैं उसमें कैंसर वाले लोग भी आते हैं। और जब कैंसर वाले लोगों का जब बाल जाने का जो फेज होता है केमोथेरेपी के बाद, मैं उनको हमेशा आश्वासन के रूप में ये शब्द बोलती हूँ कि केमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती है ना, उसका साइड इफेक्ट खत्म होते ही आपके बाल वापस आ जाएंगे। हमारे पास तो वो आश्वासन भी नहीं है। तो कैंसर जिसको भी है ना, उन सभी से भी मेरा संवेदना है। और मैं उन सभी को बोलना चाहती हूँ कि आपके जीवन का ये फेस भी गुजर जाएगा। ये शब्द ध्यान में रखना, ये दिन भी गुजर जाएंगे। जी, डरना मैं नहीं, बहुत हारना नहीं। कोई रोग आपको, बिल्कुल, इंसान को कोई रोग के सामने जब जाना पड़ता है ना, तो आप उसको एक कुदरत ने दिया हुआ चैलेंज समझकर उसका सामना करो। मजा आ जाएगा जीने का, बस। बहुत अच्छे बातें आपकी, और ये जो एक प्रेरणात्मक संदेश आपने लोगों को दिया है। कहते हैं, लेकिन आपने तो एक बाल खोया, बस उसके बाद तो कहते हैं आपके बहुत सारे रास्ते बनते चले गए। यस शायद यस ईश्वर ने आपकी परीक्षा ली है। यस। और कहते भी हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं हाँ, जमी तो कहीं आसमां नहीं यस मिलता। तो यस आपके यस। बाल नहीं है, लेकिन आपको तो आसमां मिल गया है। या मुझे आसमान बिल्कुल। मिल गया। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात सही है। आपने जो आपसे बातें करके मुझे बस यही लग, आज बहुत ज्यादा, जब भी ये हमारा क्लिप, हमारा जो ये साक्षात्कार का रील लोग देखेंगे, उन्हें बहुत ही अच्छा संदेश, एक प्रेरणात्मक संदेश मिलेगा कि समाज में हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता यस, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एक बाल नहीं है तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, कभी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता यस है। तो आप यस उसे मजबूती से उसका सामना कीजिए, यस है ना। यस 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 यस। और ये बात आप सही कह रही हैं कि कभी भी
अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। Yes, तो yes. इस विषय में आप हमारे दर्शकों को और कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे उन्हें अपनी कमियों को दबाकर, अपनी कमियों को नजरअंदाज करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए? यस, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी आम सोसाइटी में हमेशा स्त्री का जो जीवन है ना, वो अपना खुद के अस्तित्व से कभी भी उसको मिलने नहीं दिया गया है। बट देखिए, कोई भी घर होगा ना, उस घर में जैसे ही पुरुष आता है ना, उस घर का वातावरण बदल जाता है। बिल्कुल। हम औरतों ने अपनी खुशियों की और अपना दुख की सबकी चाबियां अपने अपने घर के पुरुषों को देके रखी हुई है। वो खुश तो मैं खुश, वो दुखी है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। तो फिर जी। वो पुरुष कोई भी हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, पति हो सकता है, पुत्र हो सकता है, कोई भी रूप में। कभी कभार फ्रेंड्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों को अपना खुश होने का, दुख होने का और अपने आप को फील करने का जो एक हक है ना, वो किसी को नहीं देना चाहिए। जिस दिन वो जो ताला है ना अपनी खुशियों का, उसकी चाबी अपने पास रहेगी ना, उस दिन समझो आप जीते। बहुत आपका अच्छी बात। जीवन आपका जीवन लोगों की डायरी नहीं है कि उसमें वो बिल्कुल। लोग लिखते जाए। उसमें वो जैसे जितने लोग मिलेंगे वो बात करेंगे, कितने सारे लोग होंगे, वो बोलेंगे देखो ना इसको कुछ शर्म है, ऐसा बाल गए है और ऐसे निकल पड़ी है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि उसको शर्म नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा अच्छा लगता है, ये देखो अपनी कमियों को भी ऐसा करके लोगों का क्या बोलते हैं, लोगों की दया बटोर रही है, या लोगों का क्या बोलते हैं उसको, वो एक शब्द यूज करते हैं ना, सहानुभूति। लोगों की सहानुभूति। सहानुभूति, हाँ, वो बटोर जी। रही है। ऐसा यानी मीन्स जब हम कहीं एक थोड़ा सा भी आप वो बोलते हैं ना, वो चौखट बना के रखी हुई है ना, उसको पार करने का ही देर है बस। फिर समाज तैयार है आपके लिए हाथ में हथियार लेके। फिर वो आपको रांड रंडी से लेके कुछ भी बोलने को एकदम रेडी होते हैं। तो हर एक औरत को वो सब जो शब्द उसके चरित्र को हनन करने वाले जो शब्द है ना, वो औरत के सामने हथियार के रूप में जब आते हैं ना, तो औरतों को वो शब्दों की लाश से गुजर जाना, वो उसके सबसे बड़ा अच्छा आइडिया है। बहुत आप अच्छी। उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ उसने ये बोला तो मुझे लग गया क्या, एक समय ऐसा भी अगर जिंदगी में आता है ना, तो उसको भी बोलना हाँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आधिपत्य में नहीं हूँ। अपना बहुत जो अच्छी। स्टैंड लेना। जी। यस, जी। अपने आप को मदद करना। दुनिया भर के लोग मुझे मदद करना, मैंने ये मिसेस यूनिवर्स के स्टेज पर कहा था कि दुनिया भर के लोग चाहेंगे ना कि मुझे बचाए। अगर समझ लीजिए मैं अगर कुएं में गिरी हूँ, दुनिया भर के लोग चाहेंगे कि हम कुछ ये रस्सी डाल रहे हैं, पकड़ो और आओ, तो रस्सी पकड़ के ऊपर तो मुझे खुद आना पड़े। बिल्कुल। जी। मुझे जी। खुश करने का, मुझे खुश रहने का और अपने आप को हमेशा गर्व से गर्वान्वित महसूस करवाने का हक मेरा है, और वो मेरी फर्ज है। मैं किसी बहुत और के लिए क्यों अच्छी। मरूं, मैं किसी और के लिए क्यों, उसको प्लीज करने के लिए मुझे क्यों कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरी भी तो एक ही लाइफ है ना। बिल्कुल। तो अपनी लाइफ का जो है ना, सबको मान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं ना, तो क्या होता है हर बार कि अगर चुपचाप सहते जाओगे ना तुम, तो वो लोगों को मजा आएगा कि हाँ हम बोलते हैं ना, कैसी चुप हो जाती है, अभी अभी बोलते जाओ बोलते जाओ। लेकिन एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियां लेकर मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे ना, उस टाइम हमें आखिरी वक्त ये होगा कि काश मैंने बोला होता, काश मैंने बहुत खूब। बोला होता तो लाइफ अलग होती। ये बात। बहुत खूब। हाँ, हमारा समाज आज भी यस। पुरुष वर्ग के अधीन है।
उनका Yes. आधिपत्य है। लेकिन एक बात है कि आज लड़कियां और स्त्रियां हर क्षेत्र में अपना पैर जमा रही हैं, Yes. अपना आधिपत्य जमा रही हैं। फिर भी एक Yes. जो पुरातन काल से एक सोच आ गई है, उसको जाने में काफी समय लगेगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने सम्मान की रक्षा हमें खुद करनी होगी। Yes. और जब सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान के, वो स्त्री हो या पुरुष हो, Yes. Yes. जब वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगा तभी वो आगे की ओर बढ़ सकता है, नहीं तो ये समाज जीने नहीं देता है। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत आपके साथ वार्ता रही है मेरी, और हमेशा ये यादगार पल रहेगा कि मेरा मुझे ये ये सौभाग्य मिला कि एक ऐसी शख्सियत से मैं मिली हूँ जो अपने आप में पूर्ण है, हम्म, एक स्तंभ है जो बहुत खूबसूरत है, दिल से, thank you. बातों से, कर्मों से, सच में। और जाते जाते आप एक बार हमारे समाज की सारी स्त्रियों को अपना एक संदेश देते हुए जाइए, क्योंकि ये पल मन तो नहीं हो रहा है कि बिल्कुल आपसे अलग होके मैं लेकिन समय के साथ ही और बहुत सारी बातें आपकी जानने को मिली है मुझे, है ना। एक संदेश आपकी तरफ से हमारे समाज के हर श्रेणी की स्त्रियों के लिए। Yes. मैं हर एक स्त्रियों को जो जनरली बोलती हूँ वही बोलती हूँ कि कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक ध्यान रखना कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो। कभी कभार परिस्थिति हमें उस जगह पर लाके खड़ी रह सकती है कि जहां पर अपने मन का नहीं होता है, लेकिन अपने मन का जब भी नहीं होता है ना, तो कभी कभार अचानक और बहुत ही अफलातून हो जाता है। जैसे मेरे केस में हुआ जब एलोपेशिया हुआ था तो ऐसा मुझे लगा था कि एक छोटा सा गांव है, भर जाएगा, लेकिन क्या पता था ये रगेजा में उतर जाएगा। लेकिन वो उतर कर भी उसकी वजह से मैं आज इतने सारे लोगों के लिए जो काम कर पा रही हूँ। तो जिंदगी में कभी भी बस हार नहीं मानना और सच का साथ नहीं छोड़ना। अगर आप सच है तो आप इतना ध्यान में रखना कि आपको किसी से डरना नहीं, और जो आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलते रहो, चुप मत रहना। क्योंकि हमेशा जो जुल्म, मेरे केस में मैं हमेशा बोलती हूँ कि एलोपेशिया होने के बाद ऐसा हुआ कि जनरली कैसा होता है, जो जुल्म करता है ना वो आइडेंटिफाई होता है। हमारे केस में क्या होता है कि जुल्म का हुनर हम पर यूं आजमाया गया कि जुल्म हमने सहे और जालिम भी हम ही कहलाए। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लोगों को मुझे देखकर बैड लक लगता था, मैं जालिम थी उनके लिए, लेकिन हकीकत में तो मैं इंटरनली तो मैं खुद के डिप्रेशन कर रही थी। तो जुल्म तो मुझ पर आजमाया गया था ना, लेकिन फिर भी उल्टा था। बहुत तो ये समाज है, तो उसमें बिंदास रहो और जो अपने मन की बात है वो बोल दो और बात खत्म करो बस। और जियो, जब तक जान है। आप कभी भी आत्महत्या करने का, कभी भी ये मैं नहीं रहूंगी तो या नहीं रहूंगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सब सोच के, और ये कोई भी XYZ प्रॉब्लम है वो अनसॉल्यूबल है तो फिर अभी मुझे नहीं जीना चाहिए, ये सब भी जो नेगेटिविटी है लाइफ में से बिल्कुल निकल जानी चाहिए। और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने जैसे बोला, मेरा इनबॉक्स है आप लोगों के लिए, और केतकी जानी का अगर किसी को भी ये ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है और जरूरत है, मैं हमेशा हूँ उनके लिए। आप मुझसे काउंसलिंग कर सकते हैं, और दूसरा कि मैं ये काउंसलिंग फ्री ऑफ चार्ज करती हूँ, तो इसीलिए वो भी मत सोचे कि भाई मैं कैसे ये बता सकती हूँ या बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते हैं तो वो बेचारे शुरुआत में डरते हैं कि कुछ लेते हैं क्या मैडम चार में, बोलती हूँ ना आप बता सकते हैं, मैं कुछ नहीं लेती हूँ। ओके, आप तो
जीना मत छोड़ो समाज बस। समाज सेवा भी कर रही हैं। नहीं, ये और सेवा आपकी नहीं है, ये सेवा नहीं है। मैं एलोपेशिया के बाद ये मेरा जिंदा रहने का रेंट है। मैं वाह, मैं बहुत अच्छी बात है। मैं एलोपेशिया के बाद अभी मैं जो जिंदा हूँ ना, तो मुझे ये कुदरत को रेंट देना चाहिए ना, तो मुझे ये समाज को देकर जाना है जो बहुत किराया अच्छी बात है। में। मतलब ईश्वर के प्रति आस्था, सकारात्मक सोच जी अगर इंसान रहे, अपने अंदर रखे, तो जी हमेशा वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, जीत हासिल कर सकता है। तो जी। केतकी जानी जी, आपका एक बार फिर साहित्य वार्ता रचना दर्शन मंच पे आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद। सिलसिला चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे यस। बस। और एक बार आपका बहुत बहुत आभार इस मंच पर आके और इतनी प्रेरणादायक शब्दों से समाज को जो आपने एक संदेश दिया है, उसके लिए हम हमेशा आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड केतकी जी। डॉक्टर शैलजा जी, आपने भी मुझे आपके अमूल्य शब्दों से गौरवान्वित किया है। मैं उसके लिए आपकी आभारी हूँ, और एलोपेशिया अवेयरनेस के लिए ये जो मंच मुझे दिया है, मैं उसके लिए भी आभारी हूँ। बिल्कुल ठीक है। या, नमस्ते। नमस्ते, बाय। नमस्कार मित्रों, जो भी लेखकगण, कविगण हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी से हमसे संपर्क करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।